जनाबे भाई वारिस पठान साहब, कौमी तर्जुमान व साबिक रुकन असम्बली महाराष्ट्र बम्बई, हमारे बुजुर्ग मुदब्बिर और बेपनाह कुर्बानियों को देकर बिहार में पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, मेरे दस्तो बाजू की तरह मेरा साथ देने वाले जनाबे भाई सादिक समदानी साहब, भाई जनाबे मुखिया साहिद साहब, तेलंगाना से तशरीफ फरमा इकाई के ऑब्जर्वर जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, रुकन असम्बली, यहाँ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष जनाबे भाई डॉक्टर फरीद साहब, छोटे भाई सरफराज बाबू, अखलाक बाबू, गनी बाबू, आज के इस जलसे की निज़ामत कर रहे हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद अतहर कासमी साहब, अजीज़ी गाजी बाबू और मेरे सभी कीमती साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज़ों, वक्त कम है, हम भी सुनना चाहते हैं और आप भी बेताब हैं। आँखों को तो राहत मिल गई है, उन्हें देख रहे हैं, दिल बेचैन उनको सुनने के लिए है। हम मेरे सलीम साहब और आपके दरमियान में ज़्यादा दखल नहीं होना चाहते, चूँकि फरियादी हूँ इसलिए गुजारिश करना ज़रूरी है। आपको मालूम है मैं तीसरी बार उम्मीदवार की हैसियत से आया हूँ। पहली बार 2014 में जबकि जज्जू को भाजपा से अलग कराया था, मैं आपके दरमियान में आया था और उस वक्त मौलाना जनाब असराउल्लाह कासमी साहब कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जब मुझे यह लगा कि मौलाना और मेरे आपस में लड़ने और नीतीश कुमार की साजिश की वजह से या फिरका पर जमात अपना कदम जमा सकती है, मेरे अजीज़ों, मैंने मौलाना से कहा भी नहीं, मैंने अपना फ़र्ज समझा, मैंने अपनी कुर्बानी पेश कर दी और 2019 में मेरा हक बनता था कि मैं जीतूं, लेकिन किशनगंज जिला से मैं जीत गया। पूर्णिया जिला के 2 असेंबली हलके में मुझे कम वोट आए और मेरी कश्ती किनारे डूब गई। आपका मैं एहसानमंद हूँ कि आपने उस वक्त भी मुझे यहाँ से फतह और कामरानी से हमकनार कर दिया था। लेकिन आप देखेंगे कि आपने वोट देकर और मैंने कुर्बानी देकर जिस आलिम दीन को, फ़क़ीहुन नफ्स आलिम दीन को पार्लियामेंट भेजा, जब हमारी शरीयत पर तलाक बिल के नाम से हमला हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उसे बोलने की इजाज़त नहीं दी। आप गवाह हैं, अल्लाह का शुक्र है। चीन में कोई किसी का दरवाज़ा खोलेगा तो हिंदुस्तान में उसका दरवाज़ा कोई तोड़ेगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे मामले में हमारे आलिम दीन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है आज कांग्रेस का कोई नेता, कोई वर्कर बस्ती में जाता है तो मेरा जवान भी अब मुंह खोलने की उसे इजाज़त नहीं दे रहा है। ये बेदारी हमारे दरमियान में आ गई है। पार्टी नाकारा, बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाली, बेशुमार फसाद कराने वाली, और जो उसका जीत कर रुकने पार्लियामेंट गया वो इतना नाकारा कि आपके किसी मसले की लड़ाई नहीं लड़ सका और आपने आज उसको जमानत जब्त करने का फैसला कर लिया है, इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। दूसरा नेता एक नटवर लाल कोचाधामनी से आया है। मुझको जब अंदेशा हुआ कि बीजेपी जदयू अंदर अंदर मिली भगत कर रही है, मैंने उस वक्त उसके टिकट को पैर से कुचल दिया और आज मेरे उस कुचले हुए टिकट को दांत से उठाकर मुजाहिद लेकर आया है और वो आया है धोखा देने के लिए। इनको पहचानो, 3 महीना पहले मोदी भगाओ भारत बचाओ और MIM बीजेपी की बी टीम बोलता था कि नहीं बोलता था, लेकिन आज इससे पूछो, ए मुनाफिक, तू कल तक जिस बीजेपी को दुश्मन कहता था, आज तू उसके कदमों में सर रखकर उसका तलवार क्यों चाट रहा है? इस ज़मीर फरोश ने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है
और मोदी का नाम लब पर आता है तो हमारे सामने में गोधरा में हमारे माऊ बहनों की लुटी हुई इज्जत और इस्मत की चीख और दर्दनाक तस्वीर होती है। दूध पीते बच्चों को माँ के गोद से आग में फेंका गया, यही मोदी का जमाना था वहां। क्या वो दर्द आपको नहीं बाकी है? दर्द है कि नहीं जिंदा? तो क्या मुजाहिद जब बस्ती में फिरता है तो गोधरा की जली हुई माँ की याद आती है कि नहीं आती है? तो बाप के कातिल को बस्ती में इज्जत से बैठाओगे, गर्दन पर हाथ दोगे? हाँ, तो आज फैसला लोगों ने कर लिया है कि तुम बज़ाहिर धोखा दे रहे हो। नरेंद्र मोदी को तुम वजीर आजम बनाना चाहते हो, जो सीए का कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान करना चाहता है, जो बंगला भाषियों को निशाना बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठी की बात अभी यहाँ पर पूर्णिया में भी कह के किया है। पूर्णिया में उसके लीडर ने कहा है कि ना आदाब चलेगा ना सलाम चलेगा, यहाँ सिर्फ जय श्री राम चलेगा। सुना कि नहीं सुना आपने? मेरे भाइयों, बोलो मुजाहिद को कि तू सलाम करेगा कि जय श्री राम करेगा। तेरा आका सलाम करने से मना करता है, लेकिन मैं उनके आका को कह देना चाहता हूँ कि राम भक्तो, राम के आदर्शों का पालन करो। राम महान था, उनकी हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये देश न हिंदू का न मुसलमानों का 123 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। तुम राम करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई सलाम करने से रोकेगा किसी के बाप की मजाल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, और समझो ये तीर तीर नहीं है, ये तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का फूल है। इसलिए आज में हमारे लोगों ने पहचान लिया है कि नरेंद्र मोदी के नफरत के इस फूल को सीमांचल में खिले। कबूतर के अंडे से चील निकल सकता है क्या? नहीं। तो उनको कह दो कि कबूतर के अंडे से चील नहीं निकल सकता, तो सीमांचल के इस अमन और आस्ती के इलाके से नफरत का सौदागर भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आज नारे बुलंद हो रहे हैं, हर तरफ नौजवान नारे लगा रहे हैं। फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन और कन ने खाई है कसम, दिगलबाग के किसानों ने, नौजवानों ने खाई है ये कसम कि दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। देखो, लड़ाई बहुत लड़नी है। उन पार्टियों को वोट दोगे तो वो गुलाम बनकर रहेंगे, और अख्तुल ईमान को वोट दोगे तो अख्तुल ईमान बैरिस्टर अवैसी का बाजू पकड़कर एक आजाद आवाज पार्लियामेंट में उठाएगा। याद रखो, अब तक हमारे बुजुर्गों ने वोट देकर सरकार बनाई है, सरकार गिराई है। मुबारकबाद के मुश्तहिक हो नौजवानों के बैरिस्टर की आवाज़ आपने सुनी है। बैरिस्टर ने कहा जिस वोट से सरकार बन सकती है, सरकार गिर सकती है। तुमने अगर अपने अकल का इस्तेमाल किया, उस वोट से तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है, और उस वोट से तुम्हारे नस्लों की तकदीर बदल सकती है। इसलिए आओ, पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, गुजरात में मोदी ने हमें कटवाया, बीजेपी तो दुश्मन है ही, लालू के राज में भी मुसलमानों को नौकरी में हिस्सेदारी कम दी गई। सुरजापुरी 24.5 लाख नौकरी में हिस्सेदारी 39,000 मिली 15,000। शेरशाह आबादी 13 लाख नौकरी में 21,000 मिली 5,500 हिस्सा। सबने दिया कि नहीं चोट हमको? तो पार्टी का एक नारा है, नारा लगाता हूं, मैं बैठ जाता हूं और कायद को आपके हवाले करता हूं। बोलो, मैं जो बोलूंगा बोलोगे? बाजू लहरा के बोलो, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, MIM, पतंग का निशान, बैरिस्टर अवैसी और दिगलबाग के नौजवान। एक आखिरी बात, अब उनके हौसले पस्त हो गए, जलसा करने की हिम्मत नहीं करते।
अब वो पैसे बांटने लगे हैं, अफवाह उड़ाएंगी, उधर वोट नहीं है, उधर वोट नहीं है। इन दल्लालों का गला पकड़ना, फोटो लेना कि तुम्हारे किस बाप ने बताया कि वहां उनका वोट नहीं है, इन झूठों को सुना रहे। दूसरा, ये पैसे तकसीम करें, पैसे लूट लेना, लुटेरे को लूटने में गुनाह नहीं है, मुफ्ती जावेद अतर से पूछ लो। और अगर अच्छा करना, मुंह में मत डालना, पाखाना और पेशाब का घर उस पैसे से बना लेना, चूंकि लूटे हुए पैसे आपके हैं, लेकिन अपना वोट तलवार है, तलवार जालिम के हवाले नहीं, सिपाही के हवाले करना। अख्तरुल ईमान के पास पैसा नहीं है, लेकिन अखलास बड़ा एक दिल है, कदम डगमगाते नहीं है। अख्तरुल ईमान ने इरादा किया है कि बेरिज़्ज़त नसरुद्दीन अवैसी की पाकीज़ा सियासत को कायम करने, इस इलाके के दलित, हिंदू, मुस्लिम सबको हक दिलाने में खून का आखिरी कतरा भी इस्तेमाल हो जाए तो अपनी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा उनके लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब। भाई कुछ तरतीब बिगड़ गई थी हमारे डॉक्टर फरीद साहब स्वागत करेंगे, स्वागत करने दीजिए। डॉक्टर फरीद साहब से गुजारिश है और अखलाक बाबू से भी हमारे भाई जल्दी कर लें, चूंकि सर को यहाँ से जाना है दामनबाड़ी और 3 बजे फिर प्रोग्राम के लिए निकल जाना एयरपोर्ट, इसलिए जरा गुस्ताखी हो रही है। बुलाइए सर को, बुलाइए। सर के आने से पहले कुछ हमारे मुतालबात हैं। मुतालबात ये है कि हमारे इस इलाके के लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजदूरी के लिए, काम के लिए जाते हैं। जैसा कि हमारे किशनगंज में 8 ट्रेनें यहाँ जो नहीं रुकती है, उनमें से 1 ट्रेन रुकने लगी है, 7 ट्रेनें और रुकनी है, जो हमारा बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा, दिगल बैंक वासियों के लिए एक बड़ा समस्या है। हम लोग बॉर्डर इलाके में हैं और बॉर्डर इलाके में प्रशासन के लोग, हमारे यहाँ जो मवेशी कारोबार वाले हैं, जो गांव देहात में लोग बेचते हैं, उनको परेशान किया जाता है मुख्तलिफ पैराए से। तो बहुत सारी समस्या हम चाहेंगे कि बैरिस्टर साहब उसका ख्याल रखें। जोरदार तालियों से बैरिस्टर साहब का स्वागत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, रुकन असम्बली वो सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार किशनगंज पार्लिमानी हल्का, मोहतरम जनाब आफ्ताब इंजीनियर साहब, शरीक मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, जो मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली भी हैं और कौमी तर्जुमान भी हैं, मेरे भाई मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब, डॉक्टर फरीद साहब जो प्रखंड हैं, सदर हैं, जनाब सरफराज साहब, जनाब हाफिज़ असद गनी साहब, जनाब इखलाक साहब, मंगूर पंचायत के मुखिया मोहतरमा नाहिदा साहिबा, एम गाजी साहब, जनाब मुखिया शाहिद साहब, जनाब सादिक समदानी साहब, परवेज़ आलम साहब, नसीम अख्तर साहब, तौसीफ़ साहब दो बहादुरगंज के हैं, हाजी इंतज़ार साहब, हाजी आफ्ताब साहब और अशफाक साहब। मैं आप तमाम हाज़रीन का, इज़्ज़तदार माँ और बहनों का, बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस इंतखाबी इलेक्शन की जलसे में आपने शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आप जानते हैं कि आज आखिरी दिन है किशनगंज के पार्लिमानी हल्के के इंतखाबी मुहिम का। आज 5 बजे इंतखाबी मुहिम का अख्ताम होगा और आप तमाम को 26 तारीख के दिन निकल कर अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश है
कि भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा अहम पार्लियामेंट का इलेक्शन है और ये इलेक्शन जो 26 तारीख को मतदान का दिन है, ये न सिर्फ किशनगंज की आवाम के लिए बल्कि पूरी सीमांचल की आवाम के लिए उनकी एक अजमत का इलेक्शन है। तो आप तमाम को अपने वोट को एक अमानत के तौर पर रखकर उसको इस्तेमाल करना है। तो 26 तारीख को आपको अख्तरुल ईमान को कामयाब नहीं करना है, बल्कि आपको सीमांचल की जनता को और किशनगंज की जनता को कामयाब करना है। आपको सिर्फ अख्तरुल ईमान को कामयाब नहीं करना है, आपकी इंसाफ की लड़ाई, सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई अगर कोई लड़ रही है तो पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ज़रूर है, मगर उम्मीदवार सीमांचल की कमज़ोर और बेबस इंसानियत है। उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ज़रूर है जिसकी पार्टी का निशान पतंग छाप है, मगर जिस किशनगंज और सीमांचल की जनता को कमज़ोर बना दिया गया, जहां पर सैलाब जब आता है तो कई महीने तक आपका ताल्लुक़ इंसानियत से कट जाता है। यहाँ पर बेशुमार मसाइल और तकालीफ हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम नहीं, यहाँ का नौजवान अपने घर का पेट पालने के लिए अपनी जवानी में पलायन करके मुल्क के कोने कोने में चले जाता है। यहाँ पर शिक्षा का इंतज़ाम नहीं, यहाँ पर अस्पतालों का इंतज़ाम नहीं। ये इलाक़ा भारत का सबसे पिछड़ा इलाक़ा है और इस इलाक़े की पसमानदगी को दूर करने के लिए मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बार आप लोग गलती मत करिए, बल्कि आप लोग एक अच्छा फैसला लेकर अख्तरुल ईमान को अपना नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सांसद मुंतखब करिए। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इस बात को गौर से सुनिए कि आज जो मुल्क के हालात हैं, जो एक अंधेरा फिरका परस्ती का हमारे सरों पर छा चुका, जो खतरे के बादल हमारे सरों पर मंडरा रहे हैं, अगर इस अंधेरे को हमको ख़त्म करना है तो हम सिर्फ नारों से या जज्बाती तकारीर से इन अंधेरों को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। आपको और हमको मुत्तहिद होकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करना पड़ेगा। जो ये तबाही और बर्बादी के इरादे लेकर फ़िरका परस्त ताकतें हमारे अतराफ जमा हो रही हैं, अगर हमको इनको शिकस्त देना है तो याद रखिए 26 तारीख को आपको अपना एक एक वोट पतंग छाप पर लगाना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में आपकी आवाज़, किशनगंज की आवाज़, सीमांचल की आवाज़ उठे और सारा भारत उसको सुने, तो याद रखिए वो आवाज़ अगर उठेगी तो अख्तरुल ईमान की आवाज़ में उठेगी इंशाअल्लाह ताला। 5 साल पहले किशनगंज की जनता ने डॉक्टर जावेद को आपकी खिदमत करने का मौका दिया। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि क्या आपने डॉक्टर जावेद को किशनगंज में कभी देखा? आपने? आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछ लीजिए कि आपने डॉक्टर जावेद को कहीं पर नजर नहीं आए। जब कोविड से लोग परेशान थे, जब कोविड से लोग बीमार थे, जब कोविड के उस वबा में यहाँ की जनता को, किशनगंज की पार्लियामेंट की जनता को अस्पताल की ज़रूरत थी, तो क्या जावेद साहब कहीं पर नज़र आए आपको? अख्तरुल ईमान ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि सर, किशनगंज के अस्पताल में हमको वेंटिलेटर चाहिए। तो हमने शायद 2 या 3 वेंटिलेटर किशनगंज के अस्पताल में पहुँचाए। अख्तरुल ईमान ने, सुनिए, अख्तरुल ईमान ने हमसे कहा कि सर ऑक्सीजन की कमी है, कुछ करिए। तो हमने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बरतानिया से, लंदन से मंगवाए थे। हमने शायद 4 या 5 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर यहाँ पर दिए।
कटिहार में दिए, अरारिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिए। अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुंबई में किशनगंज और सीमांचल की जनता फंसी हुई है, हैदराबाद में फंसी हुई है और उनके परिवार, उनके खानदान के लोग उनके लिए फिक्रमंद हैं। हमने उनको यहाँ भिजाने का इंतजाम हमने किया। बुरे वक्त में डॉक्टर जावेद कहीं पर आपको नजर नहीं आया मेरे भाई। आज कोविड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जब लोग परेशान मर रहे थे और मरने वाले परिवार डर रहे थे अपने मरने वाले को ले जाकर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, ऐसे वक्त में अख्तरुल ईमान अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने सेहत की परवाह किए बगैर आपकी तकालीफ में, आपकी मुसीबत में आपके दरमियान में खड़ा रहा। तो आज मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो आपके तकलीफ के वक्त, आपके मुसीबत के वक्त, जब आप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त अख्तरुल ईमान आपको हिम्मत और हौसला दिला रहा था। अब जब आप 26 तारीख को जाएंगे तो आप ऐसे शख्स का जरूर साथ दीजिए जब आपके दरमियान में खड़ा हुआ था। डॉक्टर जावेद आपके दरमियान में नहीं थे। आज कांग्रेस पार्टी आकर बहुत से दावे कर सकती है, बहुत सी बातें कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर जावेद ये कह रहे हैं कि वो 5 साल में किशनगंज में 1.5 लाख किलोमीटर उन्होंने पैदल चला है। वो कहते हैं, आपको मालूम 1.5 लाख किलोमीटर चलना किसको कहते हैं 5 साल में? यानी डॉक्टर जावेद को हर दिन 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा कम से कम। अगर वो 100 किलोमीटर चलते तो ठाकुरगंज को आ जाते। कितने मर्तबा ठाकुरगंज को यहां पर आए वो? कितने मर्तबा आए? एक मर्तबा भी नहीं आए। जो एक मर्तबा नहीं आया उसको आप दोबारा वोट देंगे? डॉक्टर जावेद बोलते हैं कि मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला। हम आपको बताते हैं, हम और अख्तरुल ईमान साहब पिछले साल सीमांचल का एक इलाका है, अख्तर भाई हम नाम भूल जाते हैं, खरखरी भरभरी में, महानंदा नदी में, वहां की जनता ने कहा अख्तरुल ईमान ओवैसी साहब को लेकर आइए। हम चले गए और हमसे कहा गया कि सर इस नदी में चल के आपको दूसरी तरफ जाना है। आपका हुक्म हुआ, हम पानी में उतर गए, घुटने बराबर पानी था। हम चले गए, 15-20 मिनट में एक किनारे से दूसरे किनारे को पहुंच गए। और 15 मिनट अख्तरुल ईमान के साथ चलने का फायदा यह हुआ कि 8 दिन के अंदर तेजस्वी यादव उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उसने अख्तरुल ईमान को असेंबली में मिलकर कहा कि अख्तर भाई हमने आपके लिए वो ब्रिज को मंजूर कर दिया है जहां पर आप और ओवैसी साहब पानी में चले थे। मेरे भाई, जो मर्द मोमिन होता है वो 15 मिनट जब चलता है तो हुकूमत वक्त और हुकूमत ताकतवर लोग, जो जालिम लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, उनको फिक्र लाहक हो जाती है कि अगर ये 15 मिनट चला पानी में और अगर ये एक दिन चलेगा सीमांचल की जमीन पर तो क्या हो जाएगा। ये काम अख्तरुल ईमान ने करके दिखाया। जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर चले, कहां चले, किधर चले, किसी को नहीं मालूम, मगर अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट चले। तो 15 मिनट का नतीजा ये निकला कि 1 साल के बाद अब वहां पर ब्रिज की तामीर हो रही है। अगर ठाकुरगंज की जनता, किशनगंज की जनता अख्तरुल ईमान को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नया सांसद बनाएगी, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं अख्तरुल ईमान आपके साथ सीमांचल की हर उस जगह पर, किशनगंज की हर उस जगह पर गांव में आकर चलेगा। और अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं सुनेगी तो हम आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि सुन लो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, सुन लो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लीडर, अगर किशनगंज सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो सीमांचल में चक्का जाम होगा। लाखों लोग निकल कर आएंगे, लाखों लोगों के साथ असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हो जाएगा सीमांचल के इंसाफ के लिए। तो ये फायदा है अख्तरुल ईमान के चलने में। और डॉक्टर जावेद ने चला नहीं चला वो जाने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बीजेपी की सरकार कहती है कि वो
पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लेकर आएगी। आपको मालूम यकसा सिविल कोड क्या होता है? नहीं मालूम? जिसको नहीं मालूम सुन लीजिए। उत्तराखंड भारत का एक प्रदेश है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दिया। और नाफिज करने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो मुसलमान हैं उनकी जब शादी होगी निकाह नहीं होगा। उनकी जब शादी होगी निकाह नहीं होगा। तो मुसलमानों में शादी निकाह से होती है ना, गवाह चाहिए, काजी साहब का खुतबा चाहिए। अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने कह दिया कि मुसलमानों का निकाह शादी निकाह से नहीं होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट आपको एसडीओ के दफ्तर पे जाना पड़ेगा, एसडीएम के दफ्तर पे। महरम हम जो दुल्हन को देते वो भी नहीं, खत्म कर दिया। अब आप बताइए, जब उत्तराखंड की विधानसभा में यह कानून पास हो रहा था तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के साथ साथ दे दिया। जाकर देख लीजिए इंटरनेट पर, गूगल पर, कांग्रेस ने भी साथ दे दिया। अब उत्तराखंड के मुसलमानों की शादी निकाह से नहीं होगी, महर नहीं दिया जाएगा। और यह कांग्रेस के लोग हमको कहते हैं ये बी टीम है, वोट कटवा है। अरे तुम्हारे एमएलए थे विधानसभा में, तुम मुखालिफत करते, तुम ऐवान से वॉकआउट कर देते, मगर तुमने तायीद किया, आवाज के वोट में साथ दिया बीजेपी का। अब जब पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड का बिल लाया जाएगा तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने तायीद कर दी। अगर जावेद भी होगा या फिर ये मास्टर मुजाहिद होगा तो कोई उठेगा नहीं। अगर कोई उठेगा और उठकर कहेगा कि मुझे मंजूर नहीं है, मेरी शादी होगी तो निकाह के खुतबे से होगी, मेरी बेटी को महर मिलेगा, उसका नाम अख्तर उल ईमान होगा, जावेद और मास्टर मुजाहिद नहीं हो सकता। ये बात आपको सोचना है, इसको याद रखिए। उत्तराखंड में यह हो चुका है, कांग्रेस ने तायीद कर दी। हमको और अख्तर उल ईमान को बोलते हैं बी टीम है, बोलते हैं ना, वोट कटवाए कहते हैं ना। अभी पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे, आपने सुना क्या कहा उन्होंने? सुना आपने? पूर्णिया गए थे, उनकी कैंडिडेट का नाम क्या था मोहतरमा का? हाँ, बीमा भारती मोहतरमा उनका कैंडिडेट है। तो तेजस्वी यादव ने खड़े होकर कह दिया कि या तो आप हमको वोट दीजिए या एनडीए मोदी को वोट दे दीजिए। उसका वीडियो है, ये कोई घर में बैठकर नहीं कहा, अवामी जनसभा में, जलसे में कह दिया कि या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी को वोट दे दीजिए। अरे तुमको पप्पू यादव से इतनी दुश्मनी क्यों है बताओ हमको? अरे तुमको दुश्मनी होनी चाहिए मोदी से, तुमको हराना चाहिए मोदी को, तुमको मोदी को निकाल कर फेंकना चाहिए। मगर तुमने कहा या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी जी को वोट दे दीजिए। अब बताओ बी टीम कौन है? बताओ बी टीम कौन है? और बिहार में कांग्रेस राजद मिलकर हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है, अलग नहीं है कांग्रेस राजद से। मेरे भाई, यही तो ड्रामा हो रहा है, आपको हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों? क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं और अल्लाह ने इनकी जबान से इनके असली चेहरे को आपको दिखा दिया कि पूर्णिया में तेजस्वी ने यह कह दिया। तो इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं, अपने वोट को खराब मत करिए, अपने वोट को पतंग छाप पर बटन दबाइए। पतंग छाप को वोट देकर अख्तर उल ईमान को अपना सांसद बनाकर दिल्ली भेजाइए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह बहादुरगंज या ठाकुरगंज में एक सब डिवीजन बनना चाहिए, हम लड़ेंगे उसके वास्ते इंशाअल्लाह ताला। हमको मुफ्ती अतहर साहब ने बताया अभी कि बॉर्डर का इलाका है, नेपाल करीब है, यहाँ पर मवेशी लोग जो अपना जानवर ले जाते हैं चराने के लिए, उन जानवरों को खींच लिया जाता है। एक बार अख्तर उल ईमान को अपना एमपी बनाओ, तुम्हारा जानवर को कोई हाथ नहीं लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तर उल ईमान दौड़ते आएगा। ये क्या बात पर मवेशियों को तंग किया जाता है? बॉर्डर दूर है मगर हमारे लोगों को तकलीफ दी जाती है, ये गलत काम है। मगर तकलीफ इसलिए हो रही है
क्योंकि आप जावेद को अगर फोन मिलाएंगे तो कभी फोन इंगेज है तो क्या आवाज आती है, आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो फिल वक्त बिजी है, आता है ना आवाज। तो जावेद का नंबर हमेशा बिजी होता है। अभी देखो अख्तर ईमान फोन पे बात कर रहा है, देखो देखो यहां बैठा है तो बात कर रहा है, कोई फोन कर रहा है अख्तर ईमान को, उठिए अख्तर भाई फोन से बात कर रहे, नहीं कर रहा। हमारे साथ बैठे रहते, फोन पे आते, बाबू ये काम करो, वो बाबू वो काम करो। अख्तर ईमान और जावेद साहब ऐसे टिप टॉप आदमी है, एकदम बड़े रईसजादे हैं। मेरे भाई 26 तारीख को वोट अमानत है, याद रखो। अपने मवेशियों को, भाइयों को पैगाम दे रहा हूं, आपको पैगाम दे रहे हैं कि आपको एक हरकियाती एमपी की जरूरत है, जो आपके एक फोन कॉल पर आपके दरमियान में दौड़ता हुआ आ जाए। तो क्या 26 तारीख को पतंग छाप पर वोट देंगे, नहीं देंगे? अब आप एक और बात सुन लो, हमने आपसे कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्लियामेंट में आएगा, खुदा ना खास्ता और खुदा ना खास्ता मास्टर मुजाहिद जीत गया, तो मास्टर मुजाहिद क्या करेगा? मास्टर मुजाहिद की पार्टी ने तो निकाह कर लिया मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, मगर हमारा मसला आएगा तो डॉक्टर ये मास्टर मुजाहिद बोलेगा मेरे मास्टर मोदी जी हैं, जो आका का हुक्म मैं मानूंगा। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि जेडीयू को वोट देना मोदी और बीजेपी को वोट देने के बराबर है। और मोदी ने CAA का कानून लाया है और बीजेपी ये इरादा रखती है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में भारत में NPR NRC कराया जाएगा। ये बॉर्डर आपके करीब है। क्या पूर्णिया में आकर नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि घुसपैठियों बहुत ज्यादा है यहां पर? कहा था ना पूर्णिया में मोदी ने। फिर राजस्थान में मोदी ने भाषण देकर कहा कि भारत के मुसलमानों को पूरों को घुसपैठी कह दिया, 17 करोड़ मुसलमानों को। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी कह दिया और हमसे कह दिया कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते, और यह कह दिया कि हमारी हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा अगर झूठे शख्स का नाम को यह तो नरेंद्र मोदी है। झूठ बोलते हैं वो। मेरे भाई हम घुसपैठिया नहीं है। क्या आप लोग घुसपैठी हैं? आप लोग घुसपैठी हैं? अरे एक साथ हाथ उठाकर बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। नरेंद्र मोदी हमको घुसपैठी कहती है और फिर हमारी बहनों को बोलते हैं बच्चे बहुत पैदा कर रहे। झूठ। गवर्नमेंट का आदाद शुमार बता रहा है कि हमारी माँ और बहनें और आप लोग, हम लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, मगर हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है अरे नरेंद्र मोदी तुमने बताओ। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि जो गांव में मुसलमान बसता है वो माहाना बहुत मुश्किल से 1100 रुपये अपने खाने दवा पर खर्चता है। हिंदू भाई उससे ज्यादा खर्चते हैं, सिख भाई सबसे ज्यादा खर्चते हैं, मगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं दौलत हमको दी जा रही है। कौन सी दौलत है नरेंद्र मोदी? चलो मेरे साथ सीमांचल नरेंद्र मोदी, तुम मेरे साथ 1 घंटा चलो, मैं तुमको सीमांचल में उन स्कूलों में लेकर जाऊंगा जहां पर बच्चों के जिस्मों पर कपड़े नहीं है, उनकी हड्डियां दिखती हैं। ये हमारी गरीबी का आलम, कस्बा पुरसी का आलम। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको मिलेगी। कौन सी दौलत मिल रही है मोदी हमको? तुमने हमारी मस्जिद को छीन लिया, तुम हमारे गोश्त के नाम पर मार रहे हो, तुम हमको गाली दे रहे हो, हमारा हिजाब, हमारा निकाब, हमारा बुर्का खतरा बन गया, हमारी अज़ा खतरा बन गई। आप बताओ फिर क्या करेंगे? ऐसे माहौल में आपको ये जरूरी है कि आप अपनी एक आवाज को बुलंद रखें, अपनी ताकत को पैदा करें। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जज्बाती तकारीर से, नारे मारने से तुम्हारी क़यादत नहीं बन जाती। आपकी क़यादत उस वक्त बनेगी जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। और हम आपसे बता रहे हैं कि 26 तारीख के दिन आप एक एक वोट को ज़ाय मत होने दीजिए। कांग्रेस को मत दीजिए, जेडीयू और बीजेपी का साथ मत दीजिए,
ये लोग, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये ऐसा ही करते हैं। बल्कि हमको आपको बताना था, कल हमारे भाई आदिल हसन ने हमको अच्छा बताया कि एक बीजेपी का एमपी है जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, मुफ्ती अतर जावेद साहब ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो कोविड के दौरान में कहा था कि कोविड फैला तबलीगी जमात की वजह से। उसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, भाजपा से आया है, उसको टिकट दिया है, जिसने कोविड में कहा था कि तबलीगी जमात ने पूरा कोविड फैला दिया। मेरे भाई, ऐसे लोगों को कांग्रेस टिकट देकर गाली हमको देते हैं और ये समझ रहे हैं कि आप लोग इन तमाम बातों पर गौर नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के प्रधानमंत्री ने जो ये कहा अपने भाषण में कहा कि मुसलमान घुसपैठी हैं, तो मैंने कुछ लिखा है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ वो बात दोहराएं। आप दोहराएंगे मेरे साथ? मेरे साथ दोहराइए। सुनो मोदी, जोर से बोलो प्यारे। सुनो आरएसएस, सुनो भाजपा। हम भारत के मुसलमान हैं, हम घुसपैठी नहीं हैं, हम घुसपैठी नहीं हैं, हम घुसपैठी नहीं हैं। हम अल्लाह की मर्जी से भारतीय हैं, तुम्हारी खैरात से नहीं है, तुम्हारी खैरात से नहीं है। जब तक जिंदा हैं, सर ऊंचा करके रहेंगे, सर ऊंचा करके रहेंगे। जब गुजर जाएंगे तो सीना तान कर इस जमीन में दफन हो जाएंगे। तो लगाओ नारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सीमांचल, किशनगंज, अख्तर अली ईमान, पतंग छाप। सलाम अलैकुम।